नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ के बारे में आज 3 महत्वपूर्ण खबरें हमारे सामने आई हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीधी बात की, मुख्यमंत्री से पूरे हालात का जायजा लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद, मुख्यमंत्री ने कल दौरा किया था, उनके दौरे के बाद आज मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम और डीजीपी अशोक कुमार साहब ने भी जाकर जोशीमठ में हालात का जायजा लिया। और तीसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जोशीमठ की समस्या अब सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब कर्णप्रयाग के कई घरों में भी दरारों की खबरें आने लगी है। वो कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन के लिए अब तैयार हो रहा है, जहां पर ऋषिकेश से रेल लाइन पहुंचने जा रही थी, वहां पर भी दरारें आने लगी हैं। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बात हुई होगी तो उस बात में क्या क्या रहा होगा, कि जो हालात हैं वो कैसे हैं, उन हालातों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है, और पिछले 22 वर्षों में जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तब से आपदा को संभालने के लिए या इस तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास क्या उपाय है, क्या रणनीति है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री ने शायद यह भी पूछा होगा कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों की अब तक की रिपोर्ट क्या संकेत करती है, क्या किया जाना चाहिए। लेकिन जब यह सवाल आता है कि क्या किया जाना चाहिए, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। राज्य में 22 वर्षों से आपदा प्रबंधन विभाग ने क्या किया है, इसका जवाब तो आपदा प्रबंधन विभाग को ही देना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपदा आ जाती है उसके बाद ही ये विभाग सक्रिय होता है। उससे पहले क्या क्या इंतजाम होने चाहिए वो कभी नहीं बताता। जोशीमठ की यह हालत एक दिन में नहीं हुई है। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर ने इस समस्या को लेकर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को सौंपी थी। उसके बाद भी जोशीमठ और उसके आसपास अनियंत्रित विकास होता रहा। समस्याएं उसी के कारण अब ज्यादा गंभीर हो गई हैं। सवाल यह भी उठता है कि 2015 के आसपास जब एक बार फिर से समस्या विकराल रूप लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उस समय क्या किया। और सवाल यह भी उठता है कि 2021 में एक बार फिर से समस्या आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, तब बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय भी सरकार या आपदा प्रबंधन विभाग ने क्या किया। भूगर्भ वैज्ञानिकों की या जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम को बार बार आपदा प्रभावित या संभावित क्षेत्रों के दौरे पर भेजा तो जरूर गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कोई गंभीरता के साथ अमल नहीं हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग का एक कारनामा और है। आज से करीब 15-17 साल पहले आपदा की जद में या खतरे की जद में जिन गांवों की लिस्ट बनाई गई थी, वो गांव लगभग 1200 के आसपास थे। और आज जब आपदा संभावित गांवों की या खतरे की जद में सबसे ज्यादा जो गांव हैं उनकी लिस्ट जब बनती है तो वो सिर्फ 300 ही दिखाई देती है। क्या बाकी के 900 गांवों का पुनर्वास हो गया या उनके लिए कोई प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट कर लिया गया? जब यह सवाल आता है तो इसका जवाब नहीं में आता है। सरकारों ने या विभाग ने हर साल कुछ गांवों को कम करके इस संख्या को 400 के आसपास सीमित कर दिया और आंकड़े को छुपाने की या दबाने की कोशिश इस तरीके से की है ताकि बहुत गंभीर समस्या ना हो। और हम सब लोग जानते हैं कि मॉनसून के दौरान यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है।
उस समय आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय होता है, लेकिन उसके बाद सब लोग शांत बैठ जाते हैं। अभी ना मॉनसून है न तेज बारिश है। बारिश के कारण या पानी के कारण जोशीमठ की समस्या विकराल रूप तो धारण कर ही चुकी है, लेकिन यह समस्या सिर्फ जोशीमठ तक नहीं है, बल्कि पहाड़ों के कई कस्बों तक इस समस्या का जाल फैला हुआ है। उसके लक्षण भी अब दिखाई देने लगे हैं। जोशीमठ से कुछ पहले, अगर हम ऋषिकेश से जोशीमठ की तरफ जाते हैं तो उससे कुछ पहले एक कस्बा पड़ता है, उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुंचाने का भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उस पर तेजी से काम चल रहा है। सफलतापूर्वक काफी काम किया भी जा चुका है। रणनीतिक रूप से भी इस प्रोजेक्ट को काफी महत्वाकांक्षी माना जाता है। कर्णप्रयाग के बारे में भी खबर आई है कि वहां भी 50 के आसपास गांव घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। ये जो देश का प्रतिष्ठित समाचार चैनल है आज तक, उसकी रिपोर्ट बताती है। ये कहानी सिर्फ जोशीमठ से होते हुए कर्णप्रयाग तक ही नहीं पहुंची है, बल्कि गोपेश्वर में भी इस तरीके की आशंका बहुत पहले जताई जा चुकी है। गोपेश्वर से कर्णप्रयाग की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम केदार घाटी की बात करते हैं तो वहां पर गुप्तकाशी एक स्थान है जो कि केदारनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वहां पर भी इस तरीके की समस्या है। वहां भी एक गांव के धंसने की कहानी 2013 की आपदा के बाद देखने को मिली थी, और वहां पर भी खबर यही आ रही थी कि जमीन के नीचे जो पानी का स्तर था वो काफी बढ़ गया था। उसके कारण वहां मलबा जो है काफी ढीला हो गया था, मिट्टी काफी ढीली हो गई थी। उसके कारण वो पहाड़ भी, वो सड़कें भी धंसने शुरू हो गए थे। कुमाऊं के एक मशहूर जनपद, सीमांत जनपद है पिथौरागढ़। वहां का एक बहुत खूबसूरत कस्बा है मुनस्यारी। वहां पर भी इसी तरीके की समस्या बन सकती है। उसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे हैं। लेकिन बात यहां पर यह आ जाती है कि जब इन क्षेत्रों के बारे में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने या कहें कि एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी अपनी रिपोर्ट समय पर जिला प्रशासन को, आपदा प्रबंधन विभाग को, शासन को या सीधे मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए हुए हैं वो तमाम वैज्ञानिक, तो उन पर कोई अमल क्यों नहीं होता। जिला विकास प्राधिकरण या विकास के नाम पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन या मकान, दुकान, व्यावसायिक भवन बनाने की आजादी क्यों? और जब इस तरीके की रिपोर्ट आती है तो वहां लोगों के बसने पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाए जाते? यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब सब लोग तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संभवतः यही बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कही होगी। अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। इतनी बड़ी आबादी को किसी दूसरी जगह पर कैसे शिफ्ट किया जा सकता है? एक कस्बे की कहानी को कुछ समय के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन यहां पर पूरे पहाड़ की, हिमालयी क्षेत्रों की बात हो रही है। एक कस्बे को अगर शिफ्ट कर भी दिया जाएगा तो बाकी के पहाड़ों की हालत अगले कुछ वर्षों में या दशकों में इसी तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। ये एक शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अब यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से इतर बहुत कुछ सोचे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राजनीतिक समस्या नहीं है बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है। कई ऐसे शहर हैं उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक रूप से अपना अलग महत्व रखते हैं। जोशीमठ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आध्यात्मिक रूप से जोशीमठ एक महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण नगर है, जिसे बचाए जाने की बात अब होने लगी है, जबकि उसके समाप्त होने की कहानी एक तरीके से शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या फैसला लेते हैं। सिर्फ जोशीमठ के बारे में नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र को कैसे बचाने की रणनीति बनाई जाती है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण या दिलचस्प होगा।
साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा हमारी रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी टिप्पणियां, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।